आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी बात शुरू करूंगा और बहुत से बच्चों का कहना है सर रेगुलर लीजिए क्लास, बिल्कुल रेगुलर ही शुरू करना है। बहुत से लोग नाराज हो रहे हैं, सर जो है रोज तो कहते हैं शुरू करना है, कब करेंगे? तो एकदम रेगुलर क्लास शुरू किया जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना करें। लेकिन थोड़ा सा चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करिए और ये जो क्लास लेता हूं इसको शेयर किया करिए। तो थोड़ा दम हमको भी मिलना चाहिए ना महाराज, गाड़ी तभी ना चलेगी जब उसमें डीजलवा या पेट्रोलवा होगा। हाँ, तो थोड़ा सा दबाकर शेयर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज एक बहुत ही बेहतरीन कहीं ना कहीं टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर तो बहुत सी बातें मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन आज मैं उसके ऊपर एक नई बात बताने वाला हूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला तो चला क्यों और ये क्या प्रोसीजर था, इसके ऊपर मेरी आज बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं ये 1772 से लेकर 1785 तक क्या रहे? तो इस तरह से ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हालांकि 1772 से 73 तक ये लोग जो है 1772 से 73 तक ये गवर्नर रहे थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस तरह 1774 से ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ओवरऑल बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो इस टाइम पीरियड में जब ये हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल के रूप में थे, बंगाल का गवर्नर जनरल ना भारत का, तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो यहां पर इन्होंने कुछ काम किया और उसी काम को लेकर अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके ऊपर महाभियोग चला था। ये भाई साहब यहां से फरवरी 1785 में जाते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। ये फरवरी 1785 में इंग्लैंड वापस गए। पहली बात हो गई, ये इंग्लैंड वापस चले गए। चलिए सर, वापस चले जाते हैं। इन्हीं का एक मित्र था जो बाद में एक तरह से इन्हीं के ऊपर महाभियोग लाता है, जिसका नाम है एडमंड बर्ग। और ये एडमंड बर्ग फरवरी 1786 में इनके ऊपर महाभियोग लाता है। यानी एक वर्ष बाद जो है एडमंड बर्ग की बात करना चाहता हूं, कहीं याद आए तो एडमंड बर्ग इस तरह से फरवरी 1786 में इनके कुछ कारनामों के कारण इनके ऊपर क्या लेकर आया? महाभियोग। अब महाभियोग का प्रस्ताव उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रख दिया, साहब ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में 1787 में इस पर विचार स्वीकार हुआ। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1787 में इस पर विचार शुरू हुआ, इस पर विचार शुरू हुआ। और जब विचार शुरू हुआ तो भाई आखिर महाभियोग का आधार क्या है? इसमें स्वाभाविक रूप से ध्यान रख लेना, हेस्टिंग्स के ऊपर 22 आरोप लगाए गए थे। हेस्टिंग्स के ऊपर, उन्हीं आरोपों में से कुछ आरोपों पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। कहीं एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि हेस्टिंग्स पर कितने आरोप लगे थे। लोग समझते हैं कि 4-5 आरोप लगे थे। नहीं सर, हेस्टिंग्स पर कुल 22 आरोप लगे, 22 आरोप लगाए गए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी बर्ग ने 22 मामलों में इनको आरोपित किया है। जैसे एक प्रकार से देखा जाए तो अवध के नवाब के साथ की गई संधि को तोड़ना, अवध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ऐसे बहुत से मामले हैं। अगर उन मामलों को देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं तो अवध के नवाब के साथ की गई संधि को तोड़ना, संधि को तोड़ना। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, आपको मालूम है। अवध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अवध के
आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंद कुमार का मामला, मैं इस पर चर्चा आज करूंगा। नंद कुमार पर, नंद कुमार का मामला, बनारस के राजा, बनारस के राजा चैत सिंह का मामला, ये चैत सिंह का मामला भी बड़ा संगीन मामला है, इस पर भी चर्चा मैं करूंगा। अवध की बेगमों का मामला, अवध की बेगमों का मामला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखें तो कहीं न कहीं रामपुर के नवाब का मामला, नवाब का मामला। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत से संगीन आरोप इन भाई साहब के ऊपर लगाए गए थे, मैं ये कहना चाहता हूं, और यहीं से मामला थोड़ा सा बिगड़ने जा रहा है। उसी पर आज हम लोगों की क्लास कहीं न कहीं ओरिएंटेड रहेगी। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें कि भाई मामला क्या है क्या नहीं है, और इसको थोड़ा सा हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। एक और मामला बड़ा संगीन आरोप है, रानी भवानी का मामला। आपने कहीं सुना है कि नहीं सुना है? इसी में एक आरोप है रानी भवानी का मामला। तो रानी भवानी का मामला भी कहीं न कहीं, तो इसमें से कुछ आरोप मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। नहीं, आप इस बात को समझ गए सर कि 22 आरोप एडमंड बर्ग के द्वारा लगाया जाता है, उसमें कुछ मामले बड़े संगीन हैं। जैसे अवध की बेगमों के मामले को देखा जाए तो वो बहुत बड़ा संगीन है, नंद कुमार के मामले को देखा जाए तो वो बहुत बड़ा संगीन है। तो हम लोग यहीं से अब अपनी बातों को शुरू करेंगे और हम आते हैं नंद कुमार का मामला। यानी महाभियोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान में कहते हैं कि एक न्यायिक हत्याकांड, नंद कुमार की घटना को न्यायिक हत्याकांड कहा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार से कानूनी तौर पर से है मुकदमा चलाकर फांसी देने की घटना है। यह आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार एक कहीं की ट्रायल होता है, सुनवाई होती है, सब कुछ प्रोसीजर के तहत फांसी दी गई नंद कुमार को। उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है पहला जो अभियोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, और वो है नंद कुमार का मामला। नंद कुमार का मामला, इस बात को ध्यान रखिएगा। नंद कुमार का मामला हम लोग सुनते हैं थोड़ा सा, 1775 की घटना है। कब की घटना है सर? 1775 की घटना है नंद कुमार भाई साहब का। अब नंद कुमार भाई साहब के ऊपर आरोप क्या लग रहा है ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। आपको यहां पर एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा और उस शब्द का नाम है काउंसिल। क्या नाम है? काउंसिल। वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी काउंसिल की चर्चा मैं अभी करूंगा, तभी एक केस आपको समझ में आ पाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को कहीं ना कहीं यह कहा गया था कि आप स्वतंत्र रूप से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आपको अपनी काउंसिल के निर्णयों के अनुसार कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। तो इसमें वॉरेन रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोसीजर आया था कि कोई भी डिसीजन होगा तो रेगुलेट काउंसिल में रखा जाएगा और काउंसिल में बहुमत के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यानी जो सुप्रीम पावर हिंदुस्तान में इस समय है वो काउंसिल है। इस वॉरेन हेस्टिंग्स की काउंसिल की बात अगर करते हैं, क्योंकि ये दुखी है अपनी काउंसिल से, तो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो काउंसिल थी उसमें 4 लोगों का नाम आता है और उसमें कहीं ना कहीं एक आते हैं फिलिप फ्रांसिस। सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बाबू, जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी इतिहास में थोड़ी रुचि रखते हैं या डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला व्यक्ति इस काउंसिल का जो है उसका नाम फिलिप फ्रांसिस है। दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं इस काउंसिल में है, उसका नाम मॉनसन है। क्या नाम है? मॉनसन है। तीसरा व्यक्ति इस काउंसिल का जो है उसका नाम क्लेवरिंग है। क्या नाम है? क्लेवरिंग है। और चौथा जो व्यक्ति इस काउंसिल का है उसका नाम बॉरवेल है। बॉरवेल, इस बात को ध्यान रखिए, चौथा व्यक्ति। ये तीनों इंग्लैंड से आए हुए हैं, इसलिए तीनों ये हमेशा एक तरफ रहते हैं। बॉरवेल ही वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ रहता है, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि निर्णय बहुमत से होगा
चूंकि ये तीनों एक साथ रहते हैं और ये दो एक साथ रहते हैं, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत से मामलों में अपने निर्णय को या अपने डिसीजन को लागू नहीं करा पाया। यानी कहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स एक तरह से अपने काउंसिल के निर्णयों से बहुत दुखी रहते हैं। ये नंद कुमार से इस काउंसिल का संबंध है, इसीलिए मैं इस काउंसिल को आप लोगों के सामने समझा रहा हूं। मैंने अभी कहा कि तीन लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, क्लियर है। अगर कहीं प्रश्न आ जाए, नया प्रश्न बता दूं कि वो कौन सा कुलना के काउंसिल का मेंबर था जिसकी इंग्लैंड में मृत्यु हो जाती है, अरे भारत में, तो उसकी मृत्यु मॉनसन की। ये मॉनसन की जो डेथ होती है भारत में, इसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिए, मॉनसन की डेथ भारत में हो जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं बन सकता है। अब नंद कुमार के मामले की बात हम लोग कर लेते हैं। नंद कुमार एक बहुत बड़ा लैंड होल्डर्स है, जमींदार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो है, जैसे कुलना के कहीं ना कहीं वर्धमान है, हुगली है, नादिया है, ये बड़े बड़े जिलों का कुलना के जमींदार था। यानी नंद कुमार, जिसको महाराज नंद कुमार भी कहा जाता है, महाराजा नंद कुमार। ये महाराजा जो नंद कुमार था, एक बहुत बड़ा लैंड होल्डर्स जमींदार था, कंपनी के लिए काम करता था। और इसके पास अगर देखा जाए तो हुगली है, नादिया है, वर्धमान, ये तीन जिलों की जमींदारी इसके पास थी, हुगली, नादिया, वर्धमान। यानी एक तरह से ये क्या करता था, नंद कुमार टैक्स कलेक्ट करके कहीं न कहीं कंपनी तक पहुंचाता था। टैक्स कलेक्ट करके कहां तक पहुंचाता था, कंपनी तक। इसी समय कहीं ना कहीं इसको एक षड्यंत्र की चर्चा मालूम पड़ी और वॉरेन हेस्टिंग्स को कहीं ना कहीं इसने सोचा कि काउंसिल के सामने खड़ा किया जाए, क्योंकि इसने एक हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया। और हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया कि इसने बहुत से रिश्वत के अतिरिक्त बंगाल का जो नवाब था मुबारकुद्दौला, जो अल्प वयस्क है, बंगाल के नवाब मुबारकुद्दौला का कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि संरक्षक बनने के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से इसने लगभग 2.5 लाख रुपए लिए थे और 1 लाख रुपए पहले रिश्वत के रूप में लिया था। यानी कुल कहने की रकम 3.5 लाख रुपए थी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनते जाइएगा। आरोप क्या है, नंद कुमार ने कहीं ना कहीं इस तरीके से काउंसिल के सामने का मतलब किसके सामने, फ्रांसिस के सामने, पत्र के माध्यम से, फ्रांसिस को पत्र के माध्यम से क्या सूचना दी कि जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसने बहुत से अनर्गल काम किए हैं और इसने अन्य रिश्वतों के अतिरिक्त मीर जाफर, जिसकी मृत्यु 1765 में हो गई थी, बंगाल का नवाब, उसकी विधवा मुन्नी बेगम से इसने कुल ना के 2.5 लाख रुपए रिश्वत में इसलिए लिया है जो बंगाल के अल्प वयस्क नवाब मुबारकुद्दौला का सुरक्षिका बन जाए। यानी मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि एक प्रकार से जो है इस नंद कुमार ने क्या आरोप लगाया, नंद कुमार का आरोप है इसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपया रिश्वत लिया। क्यों? इस मुन्नी बेगम को सुरक्षिका बनाना चाहता था। सुरक्षिका बनने के लिए किसकी सुरक्षिका? बंगाल के अल्प वयस्क नवाब मुबारकुद्दौला का। अब ये मुबारकुद्दौला का कहीं की सुरक्षिका बनने के लिए उसने कुलना के मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए लिए। ठीक है, तेरे को बना देंगे। साथ में इसने अन्य रिश्वत भी ली है। इसने आरोप कहा है कि लगभग 1 लाख रुपए अन्य रिश्वत भी लिया था इसने अन्य लोगों से। यानी लगभग 3.5 लाख रुपए की रिश्वत इसने लिया है। ये इसने नंद कुमार ने फिलिप फ्रांसिस के सामने आरोप लगाया
कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को सुरक्षिका, बंगाल के नवाब की सुरक्षिका बनाने के लिए 2.5 लाख और अन्य जगह से इसने 1 लाख रुपए रिश्वत, यानी 3.5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लिया। फ्रांसिस जो था वो भारतीयों से थोड़ी सिंपैथी भी रखता था और अंततः वो वॉरेन हेस्टिंग्स का विरोधी भी था। वॉरेन हेस्टिंग्स को विरोधी था, इसलिए फ्रांसिस को लगा कि इस मामले को उछाला जाए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने तत्काल काउंसिल के सामने इस मामले को रखा। मैंने क्या कहा, वही काउंसिल जो 4 लोगों की है। तो इस प्रकार से फ्रांसिस ने इस मामले को किसके सामने रखा? इस मामले को काउंसिल के सामने रखा। काउंसिल के सामने, काउंसिल में कौन था? एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ही, वॉरेन हेस्टिंग्स प्लस 4 लोग जो मैंने अभी बताया, जिसमें फ्रांसिस भी थे, बॉरवेल भी थे, क्लेवरिंग भी थे, मॉनसन भी थे। इनके सामने रखा गया मामले को। जब मामले को रखा गया तो वॉरेन हेस्टिंग्स का तो चेहरा लाल हो जाएगा कि भाई उसी के ऊपर अभियोग लग चुका है, उसी के ऊपर आरोप लग चुका है। नंद कुमार ने कहा कि इसने 3.5 लाख रुपए रिश्वत लिया है, इसमें मुन्नी बेगम का भी मामला है। तत्काल काउंसिल ने कहीं ना कहीं पूछताछ शुरू कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स की, आपने ऐसा क्यों किया? वॉरेन हेस्टिंग्स क्या कहता है? वॉरेन हेस्टिंग्स कहता है कि मेरे ऊपर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स कहता है कि किसी भी प्रकार से काउंसिल को मेरे ऊपर इस बात की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स कहता है कि मेरे ऊपर मतलब एक तरह से सुनवाई करने का, इस मामले की सुनवाई करने का काउंसिल को कोई भी अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। काउंसिल नहीं सुन सकती है मेरे मामले को, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने काउंसिल की बैठकों में आना बंद कर दिया। एक तरफ तो उसने काउंसिल को चैलेंज कर दिया कि आप इस सुनवाई को नहीं कर सकते हैं, मैं सुप्रीमो हूं, और उसने काउंसिल की बैठक में आने से मना कर दिया। तब काउंसिल ने डिसीजन लिया कि जो आपने काउंसिल का निर्णय क्या आता है? काउंसिल का निर्णय, और ये आता है, ये ध्यान रख लेना, काउंसिल का निर्णय जो निकल कर आया वो ये आया कि ये जो 3.5 लाख रुपए आपने रिश्वत के रूप में लिया है वॉरेन हेस्टिंग्स से, इसे कहीं ना कहीं वापस करो। यानी काउंसिल ने अपने डिसीजन में ये कहा था कि आप 3.5 लाख रुपए वापस करिए। वॉरेन हेस्टिंग्स पर कहीं ना कहीं कहा कि आप 3.5 लाख रुपए कहीं की वापस करिए, काउंसिल ने कहा। जब इस बात को आ जाता है तो इसी में मैंने कहा कि कहीं ना कहीं काउंसिल में एक व्यक्ति है बॉरवेल, और बॉरवेल चाल चल जाता है। बॉरवेल ने कहा नंद कुमार से, नंद कुमार जी एक काम करिए कि कहीं ना कहीं नंद कुमार को भी पेश किया गया, नंद कुमार को काउंसिल के सामने पेश किया जाता है। नंद कुमार अपनी सब बात रखते हैं, रखने के बाद अंततः निर्णय निकलता है कि 3.5 लाख रुपए वापस कर दिया जाए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं होता है। तब जो है वहीं पर बॉरवेल ने कहा, किससे? नंद कुमार से, कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। अब यही से गेम चेंज हो रहा है, काउंसिल का मामला अब कहां जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी बॉरवेल ने सोचा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इस मामले को हम लोग रफा दफा कर लेंगे। काउंसिल में चूंकि 3 मेंबर वॉरेन हेस्टिंग्स के विरोधी हैं, इसलिए मामला सलट नहीं पाएगा, मामला को सलटाना है। इसलिए बॉरवेल जो वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र है, सहयोगी है, समर्थक है, उसने कहा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए, और ये मामला अब कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इस सुप्रीम कोर्ट का निर्माण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। एक्ट के द्वारा कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता। हालांकि ये कोर्ट जो बनेगा वो 1774 में बनेगा। कब बनेगा? 1774 में। इस बात को ध्यान रख लेना, इस सुप्रीम कोर्ट में भी कुल मिला के चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। सुनते जाइएगा पूरा मामला, एलिजा इम्पे। और जो जज थे, 3 जज और थे, उसमें चैम्बर्स थे, लीमेस्टर थे और हाइड थे।
ये तीन लोग इस प्रकार से यहां पर हैं। ये थोड़ा सा चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, और साथ में चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब आ जाता है। नंद कुमार का जो मामला है, नंद कुमार ने जो आरोप लगाया था, इसी समय हेस्टिंग्स से चाल चलता है, और हेस्टिंग्स से चाल चलता है कि क्यों नहीं हम नंद कुमार को ही एक झूठे प्रकरण में फंसा दें। एलिजा इम्पे चूंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र है, इसीलिए यह तय किया गया कि क्यों नहीं इसको झूठे मामले में एक फंसाया जाए। और इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का नाम सामने आएगा, और वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था मोहन प्रसाद। मोहन प्रसाद नामक एक व्यापारी ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि इसने मेरे साथ जालसाजी किया है। अब सुनते जाइएगा, यही अवसर था क्योंकि नंद कुमार के मामले में वॉरेन हेस्टिंग फंस चुके थे। एलिजा इम्पे ने कहा यार कोई आरोप लगवाओ ना, हम तो बाकी हैंग करने के लिए डिसीजन दे देंगे। तो एक पुराना प्रकरण है, यानी 1773 में कहीं ना कहीं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बनेगा, और ये मामला है 10 वर्ष पहले का। आप सुनते जाइएगा कितना कुल ना के गड़बड़ हो रहा है। यानी 1775 में मोहन प्रसाद नामक एक व्यापारी ने सुप्रीम कोर्ट में नंद कुमार पर जालसाजी का आरोप लगाया। जालसाजी का आरोप, जालसाजी का मतलब है फोर्जरी, जालसाजी का मतलब है फोर्जरी का मामला। एक आरोप लगाया गया, एक नया मामला बनाया गया, और ये मामला कुल ना के 10 साल पहले का है। आप जरा समझते जाइएगा, 10 साल पहले का है, यानी कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बनने से पहले का मामला है। सुप्रीम कोर्ट को वैसे भी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये मामला लगाया जाता है। और 1775 में जब ये मामला लगा, तो आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये मामला मात्र 8 दिन चला है, यानी ये सिर्फ 8 दिन कुल ना के नंद कुमार के खिलाफ ये मामला जो चला वो 8 दिन चला, ज्यादा दिन समय ही नहीं दिया गया। और 8 दिन की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के द्वारा अंततः एक प्रकार से इस व्यक्ति को, नंद कुमार को फांसी दे दी जाती। नंद कुमार को फांसी दे दी गई। यानी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यह मामला जो झूठा एक जालसाजी का बनाया गया था, किसके द्वारा? मोहन प्रसाद के द्वारा। ये मोहन प्रसाद एक तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स के कहीं न कहीं एक प्रकार से फेवरेबल व्यक्ति है, और जब ये आरोप बनाया गया तो उसके पश्चात मात्र 8 दिन की हियरिंग होती है, और यहां पर कहीं न कहीं फांसी दे दी जाती है। नंद कुमार को बेचारे को कहीं न कहीं इस प्रकार से, नंद कुमार को पालकी में, चूंकि महाराजा था, जमींदार था, पालकी में बिठाला गया, मुस्कुराते हुए जाता है और अंततः कहता है कि मैं अपनी अंतिम विदाई पर अब निकला हुआ हूं। और इस तरीके से अब प्रश्न ये हो जाता है कि कहीं न कहीं इसी जो जजों ने दिया था उसमें एक व्यक्ति का नाम है चैम्बर्स। चैम्बर्स ने इस डिसीजन का विरोध किया। चैम्बर्स कहता है कि जालसाजी का जो आरोप अपन लगा रहे हैं, जालसाजी का आरोप जो इस पर तय किया जा रहा है, इसमें भारतीय कानून के अनुसार फांसी का प्रावधान नहीं था। फांसी का प्रावधान नहीं है। यानी सबसे बड़ी बात है कि आप भारत में सुनवाई कर रहे हैं और इस प्रकार से स्पष्ट है, वो भी अंग्रेज से मामला नहीं है, दो भारतीयों का मामला है। यानी मोहन प्रसाद आरोप लगा रहे हैं और जिस पर लग रहा है वो भी नंद कुमार एक ब्राह्मण है, यानी भारतीय है, तो ये भारतीय कानून के तहत सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये अंग्रेजी कानून के तहत सुनवाई हुई। चैम्बर्स ने कहा कि भारतीय कानून के अनुसार जालसाजी के आरोप के लिए इस प्रकार से फांसी का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा इसमें आरोप एक और लगता है, दूसरा आरोप यह लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, या उसके अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता था।
क्योंकि ये भारतीयों का मामला है। इसीलिए क्या इसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है। और तीसरा आरोप एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंद कुमार के जो वकील थे, यानी नंद कुमार के वकीलों पर जजों का इतना दबाव था कि वे ठीक से पैरवी भी नहीं कर पाए। यानी इतना दबाव दे दिया गया जजों के द्वारा कि बेचारे वकील थे वो भी सकपका गए, वो अपनी पैरवी ही तुलना के ढंग से नहीं कर पाए। और चौथा एक बहुत बड़ा आरोप है कि इतनी जल्दी, यानी कि आनंद फानन में मात्र 8 दिन की सुनवाई होती है और 8 दिन की सुनवाई के बाद नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी जाती है। मैंने अभी कहा आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रकार से कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा जिसे दी गई, उसका नाम है महाराजा नंद कुमार। इसीलिए नंद कुमार के मामले को लेने के पश्चात यही कहा जाता है कि नंद कुमार का जो कहीं न कहीं इस प्रकार से मुकदमा था, इसको न्यायिक हत्याकांड की संज्ञा दी जाती, न्यायिक हत्याकांड की संज्ञा दी गई। मैंने अभी कहा कि जालसाजी के आरोप के लिए भारत में फांसी का कोई प्रावधान नहीं था। स्वयं जजों में एक व्यक्ति चैम्बर्स कहते हैं कि ये अंग्रेजी कानून में है, भारतीय कानून में नहीं है, इसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, जबकि वो भी जज थे और एलिजा इम्टे और वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिलकर एक षड्यंत्र के द्वारा महाराजा नंद कुमार को फांसी दे दी। इस प्रकार से एक ही भी मामला अपन समझ सकते हैं। क्लियर है? तो नंद कुमार के मामले को हम लोगों ने देखा। एक दूसरा मामला और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस के राजा चेत सिंह का मामला। अब बनारस के राजा चेत सिंह का मामला क्या है ये भी थोड़ा सा देखा जाए तो बनारस के राजा चेत सिंह का मामला। अब ये बनारस के राजा चेत सिंह का मामला क्या है, इसको भी थोड़ा सा अगर हम लोग अपने कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा लें तो ये चेत सिंह का मामला क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉरेन हेस्टिंग्स इस समय कई युद्धों में फंसा हुआ है, जिसके कारण से कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वित्तीय भार आ चुका है, कंपनी कर्ज में डूब चुकी है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक प्रकार से इसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, या यूं कह सकते हैं कि वित्तीय भार बहुत ज्यादा हो चुका था। अब ये छटपटा रहे थे, आप कहेंगे सर वित्तीय भार क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी समय ये मराठों प्लस मैसूर से बड़े पैमाने पर युद्ध कर रहे थे। यानी अंग्रेज इस समय मराठा युद्ध भी लड़ रहे थे, मैसूर से भी युद्ध लड़ रहे थे। आप देख रहे हैं 1775 से 42 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध, 80 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर मराठा और मैसूर से युद्ध होने के कारण इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये वित्तीय भार इनके ऊपर आया, तो इनको लगा कि हमको कहीं ना कहीं से अब एक प्रकार से पैसा वसूलना चाहिए। चलिए सर वसूलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस घटना को सुन लिया जाए कि यहां पर 1775 की बात अगर कर लेते हैं थोड़ा सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती, 1700 अवध के नवाब, 1775 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु, शुजाउद्दौला की डेथ हो गई। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और इस प्रकार से अवध में जो 1775 में नया जो नवाब बन रहा है उसका नाम है आसफ उद्दौला। ये आसफ उद्दौला नया नवाब बना। आपने एक सुना होगा कहीं ना कहीं संधि 1765 की इलाहाबाद की संधि, एक मुगल सम्राट शाह आलम प्रथम से हुई थी 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को भी संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला से इस प्रकार से इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी ना सर, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बनारस के उस समय जो राजा थे, बनारस के राजा बलवंत सिंह
इनको जो है एक प्रकार से अवध के नवाब के आश्रय में रख दिया गया था। अवध के नवाब के आश्रित थे। हालांकि ये कंपनी के लिए काम करते थे। सुनते जाइएगा, यानी एक तरह से बनारस नाम एक नई जागीर तैयार की गई और एक तरह से अवध के नवाब से उनको एक स्वतंत्र कर दिया गया था बनारस के राजा बलवंत सिंह को। ये बलवंत सिंह अंग्रेजों का चमचा था। ये मान लीजिए किसका चमचा है? अंग्रेजों का। तो ये अंग्रेजों का चमचा है, तो ये एक प्रकार से अवध के नवाब के आश्रित रहेंगे, संरक्षण में रहेंगे, लेकिन ये काम करता था अंग्रेजों के लिए। 1775 में इस शुजाउद्दौला की मृत्यु जब हो जाती है, तो उसके बाद मैंने क्या कहा कि आसफ उद्दौला जब गद्दी पर बैठा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस आसफ उद्दौला से कहा कि ऐसा है, जो बनारस का नया राजा है, ये मर चुका है कुलना के बलवंत सिंह, इसी का वंशज है, जिसका नाम था चैत सिंह। चैत सिंह को कंपनी ने अपने संरक्षण में ले लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बनारस का राजा बलवंत सिंह, जो अंग्रेजों का चमचा है, वो अवध के नवाब के संरक्षण में रहा करता था, शुजाउद्दौला के। 1775 में शुजाउद्दौला की डेथ हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बाद कहीं ना कहीं आसफ उद्दौला नवाब बना। आसफ उद्दौला कमजोर था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यही मामला सोचा कि इसी समय पैसे की वसूली हो सकती है। उसने कहा ऐसा है जी, अब ये वंशज जो चेत सिंह है बलवंत सिंह का, ये अब तुम्हारे संरक्षण में नहीं रहेगा, हमारे संरक्षण में रहेगा। ठीक है सर। आसफ उद्दौला को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से बनारस का राजा चेत सिंह कंपनी के आश्रित हो गया, कंपनी के आश्रित हो जाता है, आश्रित हो गया, तो इससे वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक संधि की, और यह संधि की कि भैया तू प्रतिवर्ष कंपनी को 22.5 लाख रुपया देगा। अब देखो उगाही शुरू कर दिया, यानी वहां से चेत सिंह को अवध से निकाला गया, कंपनी ने अपने संरक्षण में ले लिया और उससे कहा चेत सिंह को 22.5 लाख रुपया दो। ठीक है सर, देंगे, आपके संरक्षण में रहेंगे, 22 लाख रुपया देंगे। इसी समय 1778 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने काउंसिल की सहमति से, क्योंकि युद्ध लड़ा जा रहा था, मामला गंभीर था, पैसा बहुत लग रहा था, इसीलिए 1778 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, अब सुनते जाइएगा, बहुत टेक्निकल मामला है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1778 में काउंसिल की सहमति से 5 लाख रुपया मांगा। इससे चेत सिंह से कहा यार युद्ध लड़ रहे हैं, 5 लाख रुपया दे दो इस 22.5 लाख के अतिरिक्त। चेत सिंह ने कहा ठीक है महाराज लीजिए, तो 5 लाख रुपया दे दिया गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 5 लाख रुपया दे दिया गया। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से कंपनी ने यह कहा कि अब तुमसे आगे पैसा नहीं लिया जाएगा, काउंसिल ने कहा। लेकिन इसी समय 1779 में फिर 5 लाख की डिमांड की गई। फिर 5 लाख की डिमांड, यानी फिर जो है डिमांड हो रही है कि भाई हमको पैसा और दो। इस पर बनारस के राजा चेत सिंह ने यह कहा, यानी चेत सिंह यह कहता है कि भाई मैंने 22.5 लाख के अतिरिक्त आपको 5 लाख रुपया दे दिया है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं देना चाहिए था। लेकिन आप फिर जो है 1779 में 5 लाख मांग रहे हैं, सुनते जाइएगा, मांग रहे हैं, ये इलीगल है। तो उसने कहा कंपनी से कि कंपनी अब यह आश्वासन दे, कंपनी क्या दे? आश्वासन दे कि वो दोबारा एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेगी। यानी 22.5 लाख रुपया तय हुआ था। 1778 में चेत सिंह से कहा 5 लाख दे दो, युद्ध में फंसे हैं, दे दिया। 79 में फिर चेत सिंह से कहा 5 लाख और दो। चेत सिंह घबरा गए। चेत सिंह ने कहा यार कमिटमेंट 22.5 लाख रुपया का था, काहे बार बार 5 लाख रुपया मांग रहे। तब अंततः कहीं ना कहीं कंपनी ने कहा नहीं देना पड़ेगा। तब चेत सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं 5 लाख इसी आश्वासन पर दूंगा कि तुम ये कहो कि दोबारा तुम हमसे पैसे की डिमांड नहीं करोगे। इससे कुल मिलाके वॉरेन हेस्टिंग्स नाराज हो जाता है और वॉरेन हेस्टिंग्स चेत सिंह के खिलाफ सेना भेज देता है।
आप ध्यान रखिएगा कितना गलत हो रहा है। अरे भाई तुम 22.5 लाख के अधिकारी न थे, 5 लाख बेचारे ने फिर दे दिया, फिर तुम 5 लाख मांगने लगे तो उसने यही तो कहा कि ठीक है मैं दे रहा हूं लेकिन अब दोबारा नहीं दूंगा। इस पर जो है हेस्टिंग्स क्या करता है, ये जो हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये एक प्रकार से सेना जो है भेज देता है किसके खिलाफ, चैत सिंह के खिलाफ। अब चैत सिंह के खिलाफ जब सेना भेज दी गई, ये सेना जा रही है सर, चैत सिंह के खिलाफ बेचारे सेना जा रही है, तो अंततः कहीं ना कहीं अब ये चैत सिंह के खिलाफ सेना जाएगी तो देना ही पड़ेगा। अब इनको 5 लाख देना भी पड़ा, 5 लाख देना पड़ा। और इस सेना का जो खर्च था, सेना का खर्च भी वसूला गया 2000 पाउंड। ये ध्यान रखिएगा जरा, मैं अंदर जा रहा हूं। यानी 5 लाख रुपए 79 वाला भी दिया गया और 2000 पाउंड और भी लिया गया। चैत सिंह बेचारे बहुत दुखी हो गए, यार ये क्या कर रहे हैं। यानी 78 में 5 लाख, फिर 79 में 5 लाख, नहीं दिया तो सेना भेज दी गई, फिर देना पड़ा। फिर 1780 में फिर 5 लाख, 1780 में 5 लाख की डिमांड फिर की गई। अब ये 5 लाख की डिमांड फिर की गई, चैत सिंह बेचारे दुखी हो गए, अरे बाप रे बाप, ये 22.5 लाख रुपए की बात हुई थी, ये तो 15 लाख कहीं ना कहीं इस प्रकार से मांग रहे हैं। और जब 5 लाख रुपए की डिमांड हुई तो चैत सिंह ने ये भी डिमांड पूरी कर दी। सुनते जाइएगा, ये डिमांड भी बेचारा पूरी कर रहा है। अब जब तीसरी बार 5 लाख रुपए की किस्त जाती है तो इसी समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या कहा, वॉरेन हेस्टिंग्स फिर कहता है कि ऐसा करो, मुझे 2000 घुड़सवार दे दो, यानी 2000 घुड़सवार मुझे दीजिए, मुझे सेना चाहिए 2000 की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने चैत सिंह को कहा कि 2000 घुड़सवार और भेजो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब ये आदेश भेजा, वो बेचारा चैत सिंह ने कहा कि नहीं प्रभु हमारे पास नहीं है, हम बहुत स्थिति खराब है। तब उसने कहा एक काम करो कि कुल मिला के 1000 घुड़सवार भेजो, यानी 1000 घुड़सवार पर आ गई। अंततः चैत सिंह ने कहा कि देखिए प्रभु, मैं आपको 500 घुड़सवार दे रहा हूं और 500 पैदल दे रहा हूं, जबकि ये मुझे शर्त के अनुसार नहीं देना था, लेकिन मैं जो है आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये चीजें भेज रहा हूं। सुनते जाइए, 22.5 लाख का कमिटमेंट है, लेकिन 15 लाख 78 में, 79 में, 80 में 5-5 लाख रुपए फिर मांगा गया। बेचारे को दबाव में देना पड़ा। फिर कहीं ना कहीं उससे कहा 2000 घुड़सवार भेजो, उसने कहा इतने घुड़सवार मेरे पास नहीं है। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1000 भेजो, उसने कहा मैं 500 घुड़सवार और 500 पैदल सैनिक दे रहा हूं। इस पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा नहीं, अब तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 50 लाख का जुर्माना चैत सिंह पर लागू, चैत सिंह पर लगाया गया। बाबू इस क्लास को बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि लोग पढ़ा देंगे तो यही पढ़ा देंगे बनारस का मामला है, 22.5 लाख का कमिटमेंट है, खत्म। नहीं, एक एक चीज समझो। और क्लासवा को थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो ना यार, बड़ा धीरे धीरे हो गए हो तुम लोग है। तो यहां पर एक प्रकार से देखा जाए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। और इस प्रकार से कलकत्ता से वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी सेना लेकर चलता है जुर्माना को वसूल करने के लिए चैत सिंह से। जब इस प्रकार से वो निकलता है चैत सिंह पर कुल मिला के कहने की 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूल करने के लिए, ये चैत सिंह भागकर कहां पहुंचता है, भागकर बक्सर में पहुंचा। कहां पहुंचा, बक्सर पहुंचा। और बक्सर पहुंचकर इसने कुल मिला के हेस्टिंग्स से मुलाकात की। हेस्टिंग्स से मुलाकात किया है। ध्यान रखिएगा, इन राजा महाराजा नवाबों की क्या औकात हो गई थी, आप यह देख लीजिए महाराज। ये राजा महाराजा नवाब क्या हो गए, आपस में लड़े झगड़े, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। सब लोगों को लगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो बंगाल में हो रहा है। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के राजा महाराजा नवाबों को उसने चींटी बना दिया है, अपने पैरों में डाल दिया है। 50 लाख की वसूली करने के लिए जैसे ही वो बनारस की तरफ निकलता है, बक्सर जैसे ही हेस्टिंग पहुंचा, ये चैत सिंह भाग कर कुल मिला के बक्सर में उन्होंने विनय करता है कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। कहीं न कहीं हेस्टिंग्स ने कहा बनारस चलो, मैं वहीं बात करूंगा। और जब कहीं न कहीं बनारस में इस प्रकार से जो है हेस्टिंग्स अपने काफिले के साथ आ जाता है, चैत सिंह से मुलाकात करने से मना कर दिया। बनारस के राजा चैत सिंह मुलाकात करना चाहता है। हेस्टिंग बताइए, राजा के राज्य में कुल मिला के वॉरेन हेस्टिंग जा चुका है, लेकिन राजा से मुलाकात नहीं कर रहा।
उसने कहा 50 लाख का जुर्माना भरो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मुलाकात कोई नहीं। चेत सिंह घबरा गया। चेत सिंह ने कुल मिला के जवाब दिया, प्रभु मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इस प्रकार से बनारस के अंदर ही, सुनते जाना, यानी बनारस के अंदर ही, बनारस के अंदर यानी राज्य में ही, बनारस के अंदर या बनारस में ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने चैत सिंह को कैद करने का आदेश दे दिया। कैद करने का आदेश, आप इस बात को ध्यान रखिएगा सर, मिलने से इनकार कर दिया, और मिलने से इनकार करने के बाद तत्काल का वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी सेना से इसको कैद करो, यानी राजा को उसके राज्य में ही कैद करने का कहने के आदेश पारित होता है। राजा घबरा गया। राजा ने कहा, प्रभु ठीक है, आपको जो समझ में आए करिए, मेरे पास नहीं है। लेकिन बनारस के राजा चैत सिंह कैद खाने में जाने के लिए तैयार हो गया, उसको गिरफ्तारी कर रहा है, भाई मेरे को गिरफ्तार कर लो। लेकिन जो उसकी सेना थी, यानी चैत सिंह की जो सेना थी, वो कहीं ना कहीं लगा कि ये तो हमारे स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्वाभिमान को ललकारा जा रहा है, हमारे राजा का अपमान किया जाता है। तब यहां पर चैत सिंह के सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के खिलाफ, सैनिकों ने कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, यानी यहां पर बगावत हो जाती है। अब राजा को ही अपमानित किया जा रहा है, उसी के राज्य में कैद खाने में डालने की बात आ गई, कैद करने की बात आ गई। सभी सैनिक जो चैत सिंह के थे नाराज हो गए, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी मारी, ये तो हमारा अपमान है, बगावत हो जाती है। और जब बगावत चैत सिंह के सैनिकों ने कर दिया, तो इस प्रकार से हेस्टिंग्स उस समय तैयार नहीं था। हेस्टिंग्स वहां से भाग जाता है, और हेस्टिंग्स भागकर चुनार के किले में शरण लेता है। कौन से किले में? चुनार के किले में। बाबू, चुनार के किले को मैं पढ़ा चुका हूं। चुनार अगर शेर शाह सूरी के पास नहीं आया होता ना महाराज, तो वो हिंदुस्तान के सम्राट नहीं बन पाते। चुनार को पूरब का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स भागकर चुनार के किले में शरण ले लेता है, और वहां पर फिर अपनी सेना तैयार करता है, और अपनी सेना को तैयार करके, और इस तरीके से कहते हैं हेस्टिंग्स जब भागा था तो महिलाओं के कपड़े में भागा था, महिलाओं के वेश में भागा। इतनी ज्यादा कुल मिला के कहीं ना कहीं इस प्रकार से इसकी स्थिति खराब कर दी गई। लेकिन बाद में इसने अपनी सेना को संगठित किया, बनारस पर हमला किया, और चैत सिंह, इस प्रकार से ध्यान रखना, चैत सिंह पूरा का पूरा धन लेकर इस प्रकार से ग्वालियर भाग जाता है। ग्वालियर भाग गया, यानी चैत सिंह कहां भाग जाता है? तो चैत सिंह पूरा का पूरा धन लेकर ग्वालियर भाग जाता है। और इस तरह से कहीं न कहीं वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस पर कब्जा कर लिया, और बनारस पर जब कब्जा कर लिया तो चैत सिंह के भतीजे को उसने, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक प्रकार से राजा घोषित कर दिया, राजा घोषित किया, और इससे कमिटमेंट किया कि तू अब प्रतिवर्ष हमें 40 लाख रुपया देगा। यानी पहले कितना कमिटमेंट था? 22.5 लाख रुपए। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं चैत सिंह तो भाग गए, उनके भतीजे से जो कमिटमेंट हुआ तुमको 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस का जो मामला है वो भी एक बहुत संगीन तुलना के कहीं ना कहीं आरोप वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगाया जाता है। यहां तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक और मामला थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ा जाए। मामला तो बहुत है लेकिन थोड़े से कुछ मामलों को पढ़ना चाहिए। चलिए, एक और मामला जो बहुत संगीन है वो है अवध की बेगमों का मामला। अवध की बेगमों का मामला। अब ये अवध की बेगमों का मामला क्या है, इस बात को ध्यान रख लेना। मैं कभी अवध की बेगमों के ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत धन संपत्ति इनके पास थी। शुजाउद्दौला की जो पत्नी थी जिसका नाम था बहू बेगम, जरा सुनते जाइएगा। शुजाउद्दौला की
जो पत्नी थी, पत्नी जिनका नाम बहू बेगम था, बहू बेगम, इनके पास 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, जागीर सब है इसमें, ज्वेलरी है, जमीन जायदाद, जागीर वगैरह, यानी 4 करोड़ रुपए की उस जमाने में ज्वेलरी जागीर थी सब। इसी प्रकार से शुजाउद्दौला की जो मां थी, यानी ये शुजाउद्दौला की पत्नी है, ये जो मां है शुजाउद्दौला की, जिनका नाम था नवाब बेगम, बहुत ही डोमिनेंट महिला उस जमाने में, आज के रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, उस जमाने का 4 करोड़, और नवाब बेगम के पास 9 करोड़ रुपए का संपत्ति थी, 9 करोड़ की संपत्ति। मैंने अभी कहा कि अवध की बेगमों के पास संपत्ति बहुत है। वॉरेन हेस्टिंग चेत सिंह के मामले में फंस चुके हैं, वहां पैसा ज्यादा नहीं मिल पाया। मराठों से और मैसूर के युद्ध के दलदल में वॉरेन हेस्टिंग फंसे हुए हैं। उनको लगा यार कोई और उपाय किया जाए, और उनको उपाय ये समझ में आया। अब ये उपाय क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा कि अवध की बेगमों में कुल के शुजाउद्दौला की मां है, उनकी पत्नी है, और मैंने अभी कहा कि 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु जब हो जाती है, शुजाउद्दौला की जब मृत्यु हो गई, तो जो नया नवाब बनेगा, नया जो नवाब बना, नया जो नवाब बन रहा है, वो इसका पुत्र है जिसका नाम है आसफउद्दौला, आसफउद्दौला। अब यहां 1765 में एक संधि की गई थी क्लाइव के द्वारा शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला ने 1765 में एक संधि क्लाइव से की थी कि अवध की सीमाओं की सुरक्षा कंपनी करेगी, और जब कंपनी अवध की सुरक्षा करेगी तो उसके लिए शुजाउद्दौला को पैसा देना होगा। यानी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि में यह तय हुआ था कि शुजाउद्दौला अपनी सीमाओं, यानी अपने राज्य की सुरक्षा के बदले कंपनी को नगद धन देगा, नगद धन देगा। चलिए सर, लेकिन इस संधि का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष था कि धीरे धीरे कंपनी इस नगद धन को बढ़ाने लग गई, यानी जो पैसा तय था वो बढ़ाती जाती थी, नवाब लोग दे नहीं पाते थे। इस समय यही धन इनके लिए काल बनेगा, क्योंकि जब आसफउद्दौला नवाब बनेगा, अवध का नवाब जब बना, तो ये एक प्रकार से कंपनी का कर्जदार है, कंपनी का कर्जदार। क्यों कंपनी का कर्जदार था? क्योंकि अवध की सीमाओं की सुरक्षा के बदले में कंपनी नगद धन चाहती थी। नगद धन की सीमा बहुत ज्यादा थी, जिसे नवाब लोग नहीं चुका पाते थे। इसी कारण से धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला गया, और इस प्रकार से आसफउद्दौला चूंकि एक कमजोर नवाब है, इस तरह से ये कंपनी का कर्जा इसके ऊपर बढ़ चुका था, यानी आसफउद्दौला के ऊपर कर्ज है। वॉरेन हेस्टिंग को लगा कि यही समय है कि कुल मिला के इसके ऊपर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि अवध की बेगमों के पास बहुत ज्यादा धन है। इस प्रकार से इस मामले को निपटाने के लिए आसफउद्दौला को बेगमों ने ध्यान रख लेना, आसफउद्दौला को इस कर्ज से मुक्त कराने के लिए बेगमों ने पहली बार 2,60,000 पाउंड 2,60,000 पाउंड दिया कि भैया ठीक है, अवध की बेगमों ने कुल मिला के आसफउद्दौला की मदद की है कि इस कर्ज से मुक्त हो जाओ। 2,60,000 का कहीं न कहीं दिया गया। फिर अवध के रेजिडेंट ने कहा कि इससे काम नहीं बन पा रहा है, तो फिर अवध की बेगमों ने दूसरी बार 3 लाख पाउंड भी दिया, यानी 3 लाख पाउंड का भी कुल मिला के दिया। यानी एक बार 2,60,000 दिया, फिर 3 लाख पाउंड दिया। अवध के रेजिडेंट ने आश्वासन भी किया और काउंसिल ने भी स्पष्ट कर दिया कि अब आप लोगों से धन नहीं लिया जाएगा। यानी ये 3 लाख रुपया जब कहीं न कहीं नवाब को दिया जाता है कि कंपनी का कर्ज भरे, तब एक प्रकार से मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं काउंसिल ने आश्वासन दिया कि अवध की बेगमों से अब धन नहीं लिया जाएगा।
2 बार अवध की बेगमें धन दे चुकी हैं। इसके बाद क्या होता है, यहीं पर अवध में एक रेजिडेंट है मिडल्टन। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अवध, लेकिन मामला कर्ज से समाप्त नहीं हो रहा था, इतना रुपया दिया जा रहा था लेकिन कंपनी का कर्ज बढ़ता जा रहा था। तब अवध के रेजिडेंट मिडल्टन ने हेस्टिंग्स को सलाह दी, क्या सलाह दिया कि अवध की बेगमों से धन की वसूली किया जाए। यानी उसने ये सलाह दिया कि अवध की बेगमों से एक प्रकार से धन की वसूली किया जाए, तभी मामला कहीं ना कहीं सलट सकता है। यानी एक प्रकार से ध्यान रख लेना, अवध के रेजिडेंट मिडल्टन ने हेस्टिंग्स को सलाह दिया कि आप 1781 की घटना है कि आप अवध की बेगमों से धन की वसूली करिए। इस प्रकार से जो है कहते हैं कि इस आसफ उद्दौला अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी अंग्रेजी सेना के साथ, कंपनी की सेना के साथ कहां गया, फैजाबाद। यानी अवध की जो प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी, गया जहां बेगमें रहा करती थी। मैं यह कहना चाहता हूं, यानी आपको 2,60,000 दे दिया गया तब पेट नहीं भरा, आपको 3 लाख पाउंड दे दिया गया तब आपका पेट नहीं भरा। तब क्या किया गया, अंततः अब ज्यादा धन चाहिए तो कहीं ना कहीं आसफ उद्दौला को का दबाव दिया गया कि अब कुछ नहीं, आपको सेना दी जाती है, अंग्रेजी सेना, आप फैजाबाद जाइए, अवध की बेगमों से कुल के धन की वसूली करिए। और जब इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से अंग्रेज अफसरों की देखरेख में, मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेज अफसरों की देखरेख में हम कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से अवध की बेगमों या जो हरम हुआ करता था उसकी सुरक्षा का भार हिजड़ों के ऊपर होता था। किसको, तो इस प्रकार से जो है इस कंपनी की सेना ने या अंग्रेजी सेना ने हिजड़ों को जो बेगमों की सुरक्षा में लगे थे, बेगमों की सुरक्षा में लगे थे, इस प्रकार से जो है उनको हटाकर निर्दयता पूर्वक बेगमों से धन की वसूली की गई। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखिएगा कि अवध की बेगमों ने ऑलरेडी आपको धन देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप गड़बड़ करते चले गए। और इस तरह से मैंने क्या कहा कि अवध की बेगमों से धन की वसूली की जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को ताड़ कर दिया गया। जो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रहरी हिजड़े हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है उनको टॉर्चर करके भगाया गया और अवध की बेगमों से निर्दयता पूर्वक धन की वसूली की जाती है। यह भी मामला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के बहुत से मामले थे जो मैं कह सकता हूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर एडमंड बर्क वहां पर लगाते हैं। एक मामला और आपको लेकर चाहता हूं, रानी भवानी का मामला। अब ये रानी भवानी का मामला क्या है, जरा सुन लीजिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, रानी भवानी का मामला। रानी भवानी का मामला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। एक थोड़ा सा कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आपने राजशाही सुना होगा, राजशाही, और ये राजशाही जिला वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? इस राजशाही के जमींदार एक हुआ करती थी जिनका नाम था रानी भवानी। यानी एक प्रकार से राजशाही की जमींदार एक महिला है, जमींदार हैं, जिनका नाम था रानी भवानी। क्या नाम था? रानी भवानी। अब ये जो जमींदार लोग हुआ करते थे, उनको टैक्स कुल ना के कहीं के रैयत से वसूला करता था और कुछ अपना खर्च निकाल के कंपनी के कोष में जमा कराते थे। जमींदारों का यही काम होता था। क्योंकि ये 1774 के आसपास की घटना है,
उस समय बंगाल में बड़ा भयानक अकाल पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1762 से 73-74 के बीच में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। और जब बंगाल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ता है तो इस प्रकार से राजशाही में पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाती है। और फसल जब बर्बाद हो गई तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस रानी भवानी ने कंपनी को उस साल टैक्स नहीं दिया। उस साल यानी टैक्स नहीं दिया। कहां से देंगी जब टैक्स की वसूली ही नहीं हो पा रही है। मैंने अभी कहा कि ढाका के पास राजशाही है, राजशाही की जमींदार रानी भवानी थी। और कहीं ना कहीं जब वहां 74 के आसपास अकाल भयानक पड़ता है, फसल चौपट हो जाती है, रैयत से वो पैसा वसूल नहीं कर पाती हैं, इसीलिए कंपनी को टैक्स नहीं दे पाती हैं। और जब कंपनी को टैक्स नहीं जो पाती हैं, इससे कंपनी नाराज हो जाती है। और जब कंपनी नाराज हो गई तो कहीं ना कहीं कंपनी यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के इशारे पर कंपनी ने रानी भवानी के महल को घेर लिया। रानी भवानी के महल को घेर लिया। उन्होंने कहा भाई हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा चाहिए। घेर लिया और कहीं ना कहीं घेरने के बाद इनसे 22 लाख रुपए की वसूली की गई। 22 लाख रुपए की वसूली, बात ध्यान रखना, वसूली की गई। यानी रानी भवानी के महल को घेरा जाता है, क्यों नहीं पैसा दे। रानी भवानी ने कहा कि भाई टैक्स नहीं मिला इसलिए नहीं दे पाते हैं। जबरदस्ती कुल मिला के कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं उगाही की जाती है। 22 लाख रुपए की कंपनी ने वसूली की और साथ में रानी भवानी की जमींदारी भी, यानी रानी भवानी की जमींदारी भी समाप्त कर दी गई। यानी अब आप जमींदार नहीं रहेंगी, समाप्त कर दी गई। ये मामला रानी भवानी ने कहां उठाया, यानी रानी भवानी ने यह मामला काउंसिल के सामने उठाया। यही काउंसिल जो 4 सदस्यीय थी, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स सुप्रीमो थे, बाकी 4 लोग थे, काउंसिल के सामने यह मामला आता है। और काउंसिल के सामने जब यह मामला आया तो कहीं कि काउंसिल ने कहा ठीक है, हम आपके बारे में विचार करते हैं। विचार होता है, काउंसिल ने कहा देखिए जी आपको 22 लाख रुपया तो नहीं मिलेगा। यानी एक प्रकार से 22 लाख यानी काउंसिल का निर्णय आता है। सॉरी, काउंसिल का निर्णय आता है। जब रानी भवानी काउंसिल के सामने गई तो निर्णय आता है और निर्णय में यह आता है कि 22 लाख रुपए वापस नहीं किए जाएंगे। यानी वो तो नहीं किए जाएंगे क्योंकि कंपनी कर्ज में है, लेकिन हाँ आपकी जमींदारी वापस कर दी जाएगी। यानी एक प्रकार से कहीं कि रानी भवानी के मामले में यह होता है कि जमींदारी वापस हो जाती है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि रानी भवानी का मामला भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि महाभियोग का एक आधार बना था। तो इस तरह से बहुत से मामले थे, जिसमें कुल 22 मामले थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मामले चाहे नंद कुमार का हो, चाहे बनारस के राजा चेत सिंह का हो, चाहे अवध की बेगमों का हो, चाहे रानी भवानी का मामला हो, ये कुछ महत्वपूर्ण मामले थे जो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लगाए गए। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि 22 आरोप लगते हैं। ये सुनवाई भी बहुत लंबी समय तक चलती है, प्रायः 7 वर्षों तक ये मामला चला। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि प्रायः 7 वर्ष इस प्रकार से यह मामला ब्रिटेन में चला। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये मामला जो है लगभग 7 वर्षों तक, यानी 88 से लेकर 94 तक, ये 7 वर्ष यानी 1788 से 94 तक ये मामला चलता है। और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट था, टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया। मैं रेगुलर क्लास बिल्कुल लूंगा, आप चिंता ना करें, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को दबाकर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।